हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 33 नंबर वर्कशीट है ये आपकी साइंस की। चैप्टर आपका इससे पहले भी आपका वीडियो बनाए गए हैं, उसमें वर्कशीट 32 में शुरू हुआ था। साइंस का ये 10th क्लास का चैप्टर है हमारा, धातु एवं अधातु, जिसकी हमने इससे पहले हमने भौतिक गुण पढ़े और उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लें तो वहाँ से ये कंटिन्यू हो रहा है। ये आपका लेसन 3 है, इसमें पार्ट 3 साइंस की किताब का पार्ट 3 हम कर रहे हैं 10th का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ये धातु एंड अधातु, धातु और एवं अधातु पे अगर हम देखें तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि धातु की भौतिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुण, जिसके आधार पर में हम अंतर कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि धातुओं की अभिक्रियाएं, धातुओं की अभिक्रिया हमने पढ़ी हैं। अगर आप पुराना वीडियो देख सकते हैं उसमें, तो आप पिछला वीडियो इसमें देख लें धातु धातु का, तो आपको पीछे से भी समझ आएगा। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो स्टार्टिंग से आपको समझ आएगा। अब हम धातुओं के कुछ और गुणधर्म, इस वर्कशीट में कुछ और गुणधर्मों पे ध्यान देंगे, धातुओं की प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देंगे। उसमें सबसे पहले है अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल आपने सेकंड चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर 10th क्लास में ही, अम्ल एवं क्षार एवं लवण, तो उसमें आपने अम्ल में पढ़ा है कि अम्ल में H+ आयन होती है। अम्ल जो है वो कौन सी आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन, H+ वाली, प्लस चार्ज वाली हाइड्रोजन आयन वो अपने घोल में बनाते हैं। तो अम्लों की जब अभिक्रिया होगी मेटल या धातुओं के साथ, तो क्या होगा? यही H गैस को, इसी हाइड्रोजन को वो बाहर निकाल देंगे। जब धातुएं तनु अम्ल के साथ, तनु क्या होता है? आपने ये भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि अम्ल जो होता है, अगर बहुत तेज़ अम्ल है, कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ही सांद्र, ये है सांद्र, अगर सांद्र है आपके पास, कंसनट्रेटेड सांद्र एसिड है, तेज़ एसिड है, तो उसको हम तनु कैसे बनाएंगे, डिल्यूट कैसे करेंगे? जैसे आप किसी चीज़ में पानी मिक्स करके, ज़्यादा चीनी हो जाए तो उसमें पानी मिक्स करते हैं हम कम करने के लिए, ऐसे ही अगर एसिड को करना है तो हम वहाँ चीनी में पानी मिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालेंगे, हमेशा जल लेंगे, उसके अंदर एक एक बूंद करके हम क्या डालते हैं? एसिड। एसिड मतलब अम्ल एक एक बूंद करके डालते हैं, उसको तनु बनाने के लिए, मतलब उसका प्रभाव कम करने के लिए। जितना उसको पानी ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन गैस उतनी उसमें कम होंगी, तो उतनी ही सांद्रता क्या होती है कम। तो उसे ऐसे अम्ल को हम बोलते हैं तनु अम्ल, जिसमें हमने जल मिला के उसको क्या कर दिया, उसकी सांद्रता को कम कर दिया। मतलब हाइड्रोजन आयंस है तो उतनी है, लेकिन पानी ज़्यादा हो गया और हाइड्रोजन आयंस कम हैं, तो ये तनु अम्ल इसी को बोलते हैं। तो तनु अम्ल के साथ जब धातु क्रिया करते हैं, धातु आपको पता है लोहा, आयरन, कॉपर मतलब तांबा, ऐसे धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण, नमक जिसको बोलते हैं, तो खाने वाला नमक नहीं, कोई भी नमक जो भी है उसका अम्ल होगा, अम्ल के हिसाब से। साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, जिसकी क्रिया इसमें आपको दिखाई गई है। थोड़ा आप वेट करेंगे, इसको साफ़ होने के लिए टाइम लगता है। देखिए, ये आपकी अभिक्रियाएं हैं, ये आपने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में देखी हैं, अगर नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर भी देख सकते हैं। तो Na, सोडियम एक धातु है। जब ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु अम्ल है ये, इसको तनु बना दिया गया है। इसमें S का मतलब आपको पता होना चाहिए, सॉलिड मतलब ठोस है ये धातु। तनु मतलब इसको पानी मिक्स करके तनु बनाया गया है। एक्वस, AQ मतलब होता है एक्वस, इंग्लिश का वर्ड है एक्वस, मतलब पानी में इसका घोल, क्योंकि पानी में था तो पानी में घोल बनेगा। ये हाइड्रोजन निकलती है, जो क्या होती है? हाइड्रोजन होती है गैस। ये गैस को ऐसे भी दिखाते थे, फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा, और ऐसे भी दिखाते थे। तो अब आप देखिए, ये सोडियम जो है इसमें क्या करता है? सोडियम आपका इसमें, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इन चीज़ों को जो आपको समझाने के लिए करी थी, फर्स्ट चैप्टर में है ये सारा। तो आप सोडियम इसमें से हाइड्रोजन गैस को हटा देता है, जिसको हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, जैसे पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में पहले पार्ट में। तो अपना घोल बना लेगा NaCl प्लस, हाइड्रोजन गैस बाहर गई थी तो हाइड्रोजन हमेशा ऐसे नहीं रहता, हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, दो कंबाइन होकर रहेंगे, किसी न किसी के साथ जुड़ के रहेगा, तो H2 2 हो गए। अब ये क्या है? गैस है। ये क्या है? ये पानी में घोल है नमक का, लवण का, NaCl, ये बन गया सोडियम क्लोराइड।
Na मतलब सोडियम, ये क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर चली गई। तो इसी से हमने पढ़ा है कि धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हुई दोनों में, कर लवण, और लवण कौन सा बना, NaCl यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। अगर अगर धातु हम बदल दें, यहाँ पे धातु कोई और ले लें, चलो क्या सिर्फ सोडियम ही करेगा क्रिया, ये और कोई नहीं करेगा, उसको देखें तो हम इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इसकी जगह और धातु देखें तो और धातु यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा उदाहरण जैसे दिया है Zn, जिंक। Zn का मतलब जिंक। धातु सॉलिड होते हैं ज़्यादातर, एक को छोड़ के, वो हमने पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप, कौन सा धातु जो है वो तरल है, वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसको भी हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, अम्ल हम कोई भी ले सकते हैं इसमें। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब इसको क्रिया कराई तो क्या हुआ, इसमें जिंक ने, Zn है ये, जिंक ने इसको हटा दिया यहाँ से हाइड्रोजन को। ये दो का मतलब है कि दो इसके मोलिक्यूल लिए हमने, दो इसके हमने अणु लिए हैं, ZnCl2। यहाँ दो क्यों आया, क्योंकि जिंक की, आपने पहले पढ़ा होगा 9th के भी, वो देख सकते हैं, Zn जिंक की जो वैलेंसी होती है, जिंक का जो चार्ज होता है वो 2+ होता है, इसलिए क्लोरीन 2, और H2 गैस ही, वही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो जनरल आपने ये हो गई, जनरल एक चीज़ हो गई सर, कि जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो अपना लवण ना देते हैं। अगर जिंक है तो जिंक क्लोराइड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, और हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर निकलती है। अब इसमें ऐसा है कि सारे धातु ऐसे करेंगे, नहीं। यहाँ देखो कॉपर, जिसको तांबा बोलते हैं, कॉपर कोई क्रिया नहीं करता इसके साथ। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं, हाइड्रोजन, यहाँ देखो हाइड्रोजन को हटाना है, किसी को हटाने के लिए ज़्यादा क्रियाशील, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, वही कम को हटा सकता है, कम वाला ज़्यादा को नहीं हटा सकता। कॉपर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, तो ये हाइड्रोजन को इसके घोल से नहीं हटा सकता। और अम्लों में तुम्हें पता है, अम्ल में हाइड्रोजन होती है, चाहे HCl ले लो, चाहे यहाँ पे आप H2SO4 ले लो, तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता, क्योंकि ये कॉपर जो है ये इससे कम रिएक्टिव है। तो हमेशा हर एक में नहीं लिख देना कि क्रिया होगी, देखना है कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम है। जैसे इसमें आपको ये दिखाया हुआ है, 3 टेस्ट ट्यूब पर्सनली लिए हैं, उनमें एक में मैग्नीशियम डाला है, मैग्नीशियम लवण के अंदर, अम्ल के अंदर डाला। यहाँ अम्ल के अंदर जस्ता, यानी कि जिंक, जो Zn आपको जस्ता, जिंक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, Zn उसका सिंबल है जिंक का, इसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं, जस्ता डाला है। और यहाँ हमने डाला है तांबा, जिसको आपने Cu या कॉपर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, कॉपर, और उसका चिन्ह है Cu। तो ये 3 चीज़ें डाली हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ तो ये घुल गया, मैग्नीशियम घोल के अंदर चला गया, क्योंकि मैग्नीशियम उसको बाहर निकाल देगा, उसके घोल से अम्ल में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा और ख़ुद अपना घोल बना लिया। ऐसी जस्ते ने भी ये किया, जिंक ने भी। लेकिन कॉपर देखो वैसे के वैसे पड़ा है, तांबा जैसा डाला था वैसे के वैसा पड़ा है, क्योंकि तांबा अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी हमने देखा कि धातु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बना रही हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक अम्ल ऐसा है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3, हाइड्रोजन HNO3, जो हाइड्रोजन इसमें भी है, HNO3 इसमें भी हाइड्रोजन है। लेकिन जब ये क्रिया करेगा अम्लों के साथ, क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक है, बहुत बड़ा ऑक्सीकारक अपचय करता है। ये जो हाइड्रोजन बनती है, H2 बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी, लेकिन उसको ये ऑक्सीकरण करके उसमें ऑक्सीजन जोड़ देता है। ऑक्सीकरण का मतलब, तो ये हाइड्रोजन से क्या बनता है, पानी, और ख़ुद क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से, इसी में से आएगी ऑक्सीजन। तो अपना ये जो 3 है, इसकी जगह यह बन जाएगा, या तो ये बन जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब एक ऑक्सीजन ये, या 2 ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएंगी, जो हाइड्रोजन बनी है उसका क्या बना देंगी, जल। तो ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक अम्ल इस तरह से करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। लेकिन एक इसमें भी वो है, कम अलग है, जब ये मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ क्रिया करता है, और ये लिया अति तनु मतलब बहुत ही तरल, बहुत ही इसमें पानी मिक्स किया हुआ है, हाइड्रोजन बहुत कम है। जब ऐसा करते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा अम्ल है जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस की जगह जल देता है। और क्यों देता है, क्योंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ देता है, और उस हाइड्रोजन का क्या बन जाता है फिर, जल।
और ख़ुद ये अपचयित हो जाता है, दूसरे को उपचयित कर देता है। ये आपने पहले के वीडियो देख सकते हैं, अपचयन, उपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है। लेकिन एक इसमें अलग है, रिएक्शन लिखनी आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैग्नीशियम या मैग्नीज, Mn मतलब मैग्नीज, Mg मैग्नीशियम, इसके साथ बहुत ही अति तनु हाइड्रोजन हम लें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, तो ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो होगा क्या, जो क्रिया पहले हो रही थी हमने बताया था, जो धातु है, धातु मैग्नीशियम सॉलिड ठोस, उसमें HNO3 हमने डाला, ये 2 मैंने बैलेंस पहले ही कर दिया, बाद में बैलेंस करनी होती है। HNO3 डाला, नाइट्रिक अम्ल डाला, तो ये बन जाएगा, इसमें मैग्नीशियम क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को हटा देगा, तो अपना बनाएगा MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर साथ में आएगी। इसी तरह मैग्नीज में आप देख सकते हैं। अब क्या है दूसरी क्रिया, इसमें जो हमने दूसरी इसकी गुणधर्म पढ़ना है, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है विस्थापन में कि जो धातु हैं वो दूसरे धातु को हटा देते हैं अगर वो ज़्यादा क्रियाशील है। ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देगा। तो धातु ए अगर बी से ज़्यादा क्रियाशील है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एरो डाला हुआ है ये यहाँ पे, तो ए अपना लवण बना लेगा और दूसरे धातु को बाहर निकाल देगा। उदाहरण के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आपके लिए, उदाहरण के तौर पे आपके पास है ये क्रिया जो आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में वो देखी है। ये है आपका कॉपर सल्फेट, नीला थोथा भी बोलते हैं हिंदी में इसको, कॉपर सल्फेट, कॉपर है ये सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, जो क्रिया आपको इसमें दिखाई गई है, देखिए बहुत ध्यान से आप देखें, ये नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। अगर कॉपर सल्फेट को पानी में घोलेंगे, अब उसमें हमने ये क्या डाला है, ये लोहे की कील है इसमें, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, फिर इसकी क्रिया हम देखेंगे कैसे लिखी जाती है। ये हम पहले देते हैं रिएक्शन, जो हम लैब में, आपकी लैब में, प्रयोगशाला में कर सकते हैं। यहाँ टेस्ट ट्यूब परख नली के अंदर यहाँ पूरा आपने कॉर्क बांधा हुआ है, जिसमें से छोटा सा छेद है जहाँ से धागे से ये कील बांधी है ताकि कील आपको दिखती रहे। लोहे की कील डाली, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीले रंग का होता है। आपने पढ़ा है कि क्रिया का कैसे बताता है, हमें कैसे पता लगता है कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। जब आपको कोई इसमें बदलाव दिखाई देगा रंग में, या फिर आपको हीट में, गर्मी में ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा ले रहा है, तो उससे पता लगता है। तो ये देखिए आप, तांबे की तार जो थी इसमें, ये जो आपकी लोहे की कील थी, आपको पता है काले रंग की होती है, काले रंग की कील होती है, स्लेटी काले रंग की, और ये एक विलयन था नीले रंग का। अब ये विलयन हो गया इस तरह का, थोड़ा सा हल्का हरा बन जाएगा। और यहाँ तार जो है, तांबे की तार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोहे की कील थी उसकी जगह यहाँ क्या चढ़ गया, इसके ऊपर तांबे का रंग, जो तांबे का रंग होता है आपको पता है लाल भूरा रंग होता है। तो ये कैसे हो गया भाई, हमने तो इसको रखा था ये वाले ऐसे था, अब ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ अभिक्रिया हुई है। कौन सी अभिक्रिया हुई है, वो अभिक्रिया आपको यहाँ दिखाई गई है। वो अभिक्रिया हुई है आपकी कि ये जो लोहा था, आयरन की जो नेल डाली थी हमने, लोहे की कील डाली थी, उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल दिया और अपना घोल बना लिया आयरन सल्फेट, इसको बोलेंगे आयरन सल्फेट, लोहे का सल्फेट। कॉपर वहाँ से बाहर हो गया। अब यहाँ एस लिखा है, इसका मतलब है ठोस है, ये घोल है। जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो अब क्या बन गया, वो अब बन गया आयरन सल्फेट, जिसका रंग हल्का हरा होगा। और साथ में ये आपका समुद्री हरा जिसको बोलते हैं, कॉपर बाहर निकला जो कि कील के ऊपर डिपॉजिट हो गया, कील के ऊपर जम गया। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कील तांबे जैसी लग रही है, तांबे की कील जैसी। तांबे की कील जैसे आपके ड्राइंग पिन होते हैं, जो हम नोटिस बोर्ड पे ड्राइंग पिन लगाते हैं। अब तो प्लास्टिक के आने लग गए, पहले लोहे के, तांबे के भी दिखते थे। ये तांबा है, कॉपर, तारें होती हैं आपकी तांबे की। कॉपर AgNO3, ये है सिल्वर नाइट्रेट, Ag मतलब सिल्वर, ये सिंबल आप याद कर लें 9th क्लास के पुराने वीडियो से या पुराने चैप्टर से। सिल्वर नाइट्रेट, ये देखो कॉपर ने भी सिल्वर को हटा दिया यहाँ पे, और सिल्वर, ये चांदी जो है बाहर हो गया। तो कॉपर इसका मतलब चांदी से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए उसने चांदी को उसके घोल में से, उसके लवण में से हटा दिया। तो क्रिया क्या बनती है, धातु A B, ये अगर हम इसको A मान लें, यहाँ पे ये B है, तो B का लवण का विलयन था, धातु A ज़्यादा क्रियाशील थी तो उसने B धातु को निकाल दिया और अपना लवण बना लिया, ये वाला अपना लवण बना लिया A का, और धातु B बाहर हो गई। ये इस क्रिया के लिए है, अलग अलग क्रिया में अलग अलग A B होंगे। तो यहाँ दूसरे वाले में A कौन है,
दूसरे में ए है, ये ए है, धातु ए। ये बी का लवण है, बी इसमें है चांदी, सिल्वर नाइट्रेट का लवण था, सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें से ये धातु ए ने, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील था, इसको निकाल दिया, धातु बी को बाहर निकाल दिया देखिए, और अपना लवण बना लिया कॉपर नाइट्रेट, ए का लवण बन गया। तो ये आप समझ गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जो ज़्यादा क्रियाशील है वही करेगा, कम वाला ज़्यादा को नहीं कर सकता, हटा सकता। तो इस तरह से सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं है। ये तो आपने पीछे देख लिया, कई धातु फटाफट क्रिया करते हैं, हवा में निकालने पे जल जाते हैं, पानी से एकदम से आग लग जाती है। कई धातु बिल्कुल क्रिया नहीं करते, गर्म पानी के साथ क्रिया करते हैं, कई भाप के साथ, कई ऐसे हैं जो बिल्कुल क्रिया नहीं करते। हमने पीछे देखा, पानी के साथ देखा, ऑक्सीजन के साथ देखा, एसिड के साथ देखा, धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करी, तो हमें पता लगता है कि सभी इनके साथ क्रिया नहीं करते, कि सभी सबके साथ क्रिया करते हैं। तो उसी के आधार पे हमने एक अभिक्रियाशीलता सारणी बनाई है, जिसको आप अपनी बुक में देख सकते हैं, या इसको हम लिख भी सकते हैं। यहीं से भी आप वीडियो में देख के इसको, वीडियो को रोक के देख सकते हो, और अपने नोट्स जरूर बनाने हैं साथ में। खाली आपको वीडियो देखने से नहीं, वीडियो भी देखो, साथ में नोट्स बनाओ, ताकि आप समझ पाओ। इसको हम सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता सारणी, क्रियाशीलता सारणी बोलते हैं। सक्रियता मतलब कितना सक्रिय है, कितना वो रिएक्शन कर सकता है, कितना तेज़ी से क्रिया करता है कोई। वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को कई बार क्वेश्चन में आता है अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब नीचे होते हैं, आरोही होता है ऊपर जाते हुए, और अवरोही मतलब कम होते हुए क्रम में हमने व्यवस्थित किया हुआ है। वो व्यवस्था यहाँ पे है। मैं आपको इनकी अभिक्रियाशीलता, सापेक्ष मतलब एक दूसरे के सामने, अपनी अपनी नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट हम इसमें शो कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें देखिए, बड़ा किया उसको। तो ये है के, सबसे पहले क्या आएगा, के पोटेशियम, आपका सबसे पहले पोटेशियम, इसका चिन्ह है के, क्योंकि इसमें ग्रीक नाम केलियम है, आपको पता होगा। सबसे अधिक क्रियाशील ऊपर, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, ये आप लिख के याद कर लेंगे, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम है एल्युमिनियम। इसका मतलब क्या है कि ये जो धातु है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, इन सबको हटा सकता है इनके गोल से। सोडियम उससे कम है, सोडियम नीचे वालों सबको हटा सकता है। जो भी ऊपर धातु है वो नीचे वालों को उसके घोल से हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। सा ऐसे करते करते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है हमारे पास। जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ आती है वो है यहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक धातु नहीं है, अधातु है, फिर भी इसको यहाँ रखा है क्योंकि ज़्यादातर जो हम अम्ल देख रहे हैं, जो पानी देख रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन होती है। तो ये हैं जो ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, ये हाइड्रोजन को हटा देंगे, मतलब ये अम्ल और जल के साथ क्रिया करेंगे। उसके अलावा जो नीचे वाले हैं वो नहीं हटा सकते। नीचे वाले कौन से हैं आपके, देखिए नीचे वाले हैं, इसमें वो नहीं हटा पाएंगे। नीचे वाले जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, जैसे हमने देखा ही था पीछे, जल के साथ क्रिया नहीं करता, तांबा अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, तो ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। ये नीचे वाले, हाइड्रोजन से नीचे वाले, तांबा नहीं हटा सकता, मरकरी उससे भी कम, सिल्वर उससे भी कम, गोल्ड उससे भी कम। आपने देखा था पीछे वीडियो में देख सकते हैं, कॉपर ने सिल्वर को, एजी को सिल्वर नाइट्रेट से निकाल दिया था, विस्थापित कर दिया था, क्योंकि आप देख रहे हो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है। ये समझ रहे हैं कि ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा सकता है। लेकिन आप यहाँ देखें, आयरन कॉपर से भी ज़्यादा क्रियाशील है, तो आयरन कॉपर को हटा देता है, इन सबको हटा सकता है नीचे वालों को, आयरन उनके घोल से। जिंक आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है, वो आयरन को भी हटा सकता है और नीचे वाले सबको हटा सकता है, उनके घोल से विस्थापित कर सकता है। इसी तरह आप इसको याद कर लेंगे, मैग्नीशियम उससे भी ज़्यादा क्रियाशील है, एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा क्रियाशील है, तो इन सबको घोल में से एल्युमिनियम इनको निकाल सकता है विस्थापित। ऐसे मैग्नीशियम नीचे वालों को सबको हटा सकता है उनके घोल से। जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अम्ल के साथ क्रिया नहीं करेंगे। ये भी आप देख सकते हो। सबसे कम क्रियाशील इसमें देखो आपका गोल्ड है। इसी को यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम से शीशा तक, जो आप देख रहे थे पीछे, मैग्नीशियम से लेके लेड, शीशा पीवी जो लिखा हुआ था वहाँ तक आप देखिए। यहाँ पे थोड़ा लंबा वीडियो होता है पर समझाना ज़रूरी है। मैग्नीशियम से लेके लेड तक क्रियाशीलता देखो घटती जा रही है, ऐसे सबसे ऊपर से भी घटती जा रही है। तो ये सब अलग अलग तरह से क्रिया करते हैं। ऐसी कॉपर से सोने तक, ये कॉपर है, ये मरकरी, सिल्वर, सोना, गोल्ड, सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करते ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी कम है। तो पानी, जल, कई चीज़ों के साथ अम्ल के साथ नहीं क्रिया करते। इसीलिए सोने जैसी धातुएं आसानी से संक्षारित, आपने संक्षारण पहले पढ़ा है, वीडियो देख लेना संक्षारण का, मैं उसमें आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, द्वारा इस पर लोड कर दिया जाएगा। तो संक्षारित नहीं होते, मतलब इनमें जंग नहीं लगती, इनको कोई
ऑक्साइड नहीं बनाते, ऑक्सीजन से हवा से क्रिया नहीं करते। जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जो ऊपर थे, कैल्शियम आपने देखा, दोबारा वीडियो को पीछे देख लिए, वो आसानी से हवा में क्रिया करके अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। आपको पता है लोहे पे भी जंग लग जाती है, इसी तरह मैग्नीशियम और ये सारे भी क्रिया कर लेते हैं। इसके बाद इसीलिए हाइड्रोजन गैर धातु है, तो यार पूछ सकते हैं इसको सक्रियता श्रेणी में क्यों रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में कि कौन से हाइड्रोजन से ऊपर हैं, कौन से नीचे हैं, उससे। अब आपके आते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभी आपको अभ्यास के प्रश्न मैं कराऊंगा इसी वीडियो में, अभी आप थोड़ा वेट करें। अभ्यास के प्रश्नों के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो आपका सबसे पहला इसमें प्रश्न है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशीलता धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो अभिक्रियाशीलता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मिलाएंगे उसमें हमें लिखना है कि कौन सी गैस बनती है। आपको बताया गया था अम्ल जब अब धातुओं के साथ जो क्रिया करते हैं उन धातुओं के साथ, तो कौन सी गैस बनेगी। इसमें पहले में इसमें बनेगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहला आंसर हाइड्रोजन, जिसको हम लिखते हैं H2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसमें फिर पूछा है जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया को लिखें। तो हमने हाइड्रोजन की जो उसके साथ अम्ल के साथ क्रिया हो रही है उसको हमें लिखना है, तो आइए हम उसको लिखते हैं। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में दिखाई गई थी Zn, जिंक, इसको बोलते हैं जस्ता या जिंक इंग्लिश में। Zn इसका सिंबल है, चिन्ह होने का, फिर प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब Zn अगर आप क्रिया लिख रहे हो तो थोड़ा 2 मिनट रुकिए, अभी दिखाते हैं। क्रिया लिख रहे हैं तो आपको Zn में लिखना है S सॉलिड, प्लस इसमें जुड़ेगा कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला आपने पढ़ा पीछे, तनु। ये मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं एरो कम लगा रहा हूँ, नीचे नहीं लिखना, आपको सामने लिखना होता है। ये एरो हो गया, क्रिया हो गई। एरो मतलब क्रिया के बाद क्या बनेगा इसमें, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, जो कि होगा घोल होगा इसका, पानी में होगा ये एक्वस, प्लस गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन, प्लस इसमें गैस बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं ऊपर उसी को, Zn प्लस HCl, ये पहले का दूसरा पार्ट जो था, ZnCl2 प्लस H2 गैस बनेगी। ये गैस, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या करना है इसको। दो मिनट रुकिए। तो ये है आपका ये आपका लिंक है, आप इसको देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं आगे के लिए। हाँ जी, तो आपकी हम लिख रहे थे क्रिया, देखिए वो क्रिया क्या है।
चलिए, शायद यहाँ नहीं आ पा रहा। तो ऐसे ही आपको करा दिया जाएगा। यहाँ पे Zn जो था आपका सॉलिड जस्ता जिंक का फॉर्मूला है। HCl आपका तनु है, आपने इससे पहले इसमें देखा है तनु HCl। जब ये क्रिया करेंगे तो बनेगा ZnCl2 एक्वस प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जो अब इसको बैलेंस करना होता है, बैलेंस करने के लिए यहाँ Cl 2 हैं तो यहाँ क्लोरीन के आगे 2 आ जाएगा। अब आपके पास अब ये बैलेंस हो गई है, तो ये आपको समझ आ गई हो गई। इसके बाद दूसरे का आंसर क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जाएगा तो उसमें क्या होगा, ये हमें बताना है इसमें। तो क्या होगा ये भी बताते हैं हम। कॉपर, ये भी हमने देखा है, सिल्वर नाइट्रेट, दो चीज़ें हैं। कॉपर Cu, कॉपर सॉलिड, कॉपर ठोस होता है अगर उसको हमने घोला या पिलाया नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3 सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3। इसके पहले आपने यहाँ पे किया हुआ है, ये आपको यहाँ दिखाया था मैंने कि कॉपर भी उसको हटा सकता है सिल्वर नाइट्रेट को। तो ये वाली आपकी क्रिया होगी। अभी आपको वो दिखा देता हूँ सेकंड में, ये वाली। तो ये आपकी कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया है। तो आपको ये समझ आ गई होगी, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट वाली क्रिया। आप देख सकते हैं इसमें कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है उससे, सिल्वर नाइट्रेट से। तो चलो दोबारा आपको लिख देता हूँ बच्चों के लिए, समझाने के लिए आपको पता होनी चाहिए बेटा। कॉपर ठोस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका एक्वस लेंगे हम पानी के अंदर घोल। जब ये क्रिया करेंगे तो ये कॉपर इसको सिल्वर को हटा देगा, जो पीछे भी समझाया मैंने। तो ये बन जाएगा CuNO3। यहाँ 2 क्यों आएगा, ये आप 9th में सीखते, पहले भी सीखा आपने। और यहाँ हाइड्रोजन गैस तो इसमें है ही नहीं, सिल्वर है तो यहाँ सिल्वर धातु बाहर आ जाएगा। ये वही क्रिया है कि धातु A धातु B के लवण के विलयन से धातु B को निकाल देता है, विस्तारित कर देता है और अपना लवण बना लेता है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है। आगे है आपके पास कॉपर सल्फेट का विलयन। ये देखिए जो नीचे वाला टेबल बना हुआ है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये चौथे का है, ये तीसरा यहाँ तक है। कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था। कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में छेद हो गए। जैसे आपने लोहे का बर्तन है कोई, मान लो उसमें आपने, ये लोहे का बर्तन, इसमें आपने कॉपर सल्फेट का घोल रख दिया। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद देखा कि इसमें यहाँ छोटे छोटे, इतने बड़े नहीं होंगे, देखिए उसमें छोटे छोटे उसमें छेद हो जाएंगे, छोटे छोटे, थोड़े छोटे करेंगे। तो उसमें से लोहा कहाँ गया, यहाँ से थोड़े थोड़े वहाँ छेद हो गए, तो लोहा कहाँ चला गया। आपको पता है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट और लोहे को अगर एक साथ रखेंगे, आपने पीछे देखा था, जो लोहा होता है, ये कॉपर सल्फेट है, एक्वस घोल, इसमें जब हमने लोहे के अंदर रखा है, लोहा कॉपर के अंदर नहीं रखा, ये कॉपर की लोहे की बर्तन, उसमें कॉपर सल्फेट है। जब ये क्रिया करेंगे तो क्या होगा, लोहे का सल्फेट बन जाएगा और प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो कॉपर से हमें लेना देना है। जब यहाँ पे हमें क्या है, आयरन का जब लोहे का सल्फेट बन गया, तो ये लोहे का सल्फेट आयरन सल्फेट बन गया, क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, उसने कॉपर को यहाँ से निकाल दिया सल्फेट में से। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे।
कि ये वाली क्रिया होगी इसमें, तो इसका आंसर ये है। फिर आप देखिए चौथा थोड़ा समझने वाला आंसर है, इसमें हमने ये इसको देखना है। देखिए आयरन सल्फेट को, ये ए है, इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है कॉपर को वहाँ से, जिंक और सिल्वर के साथ कोई क्रिया नहीं दिखाई हुई। बी धातु दिया हुआ है, वो आयरन के साथ विस्थापन करता है, कॉपर में कोई क्रिया नहीं दिखाई, जिंक के साथ कोई क्रिया करता नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ दिखाया नहीं है, खाली छोड़ा हुआ है। जो खाली छोड़ा हुआ है उसका मतलब है कि इसको हमने रिएक्शन करके नहीं देखी, हमने वहीं तक देखी है। उसके बाद सी वाले में कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, ना तो आयरन को हटाता है, ना कॉपर को, ना जिंक को, सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट को हटा पाता है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए इन सब में से जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, आयरन उससे कम क्रियाशील है, कॉपर उससे कम, और सिल्वर उससे कम। अब डी वाला है, ये चारों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अभिक्रियाशील वो होगा जो सबसे पावरफुल, सबसे अभिक्रिया वाले को हटा सकता है। सबसे क्रियाशील इनमें कौन सा था, जिंक। जो जिंक को हटा देगा वो इन चारों में से सबसे अभिक्रियाशील होगा। लेकिन जिंक सल्फेट को हटाने वाला कोई नहीं है इसमें से, ए बी सी डी में से। तो फिर हम दूसरे पे जाएंगे, आयरन को हटा दे। आयरन क्योंकि सेकंड नंबर पे है, जिंक सबसे ज़्यादा एक्टिव है, आयरन उससे कम, कॉपर उससे कम, इन चारों में से सिल्वर उससे कम, वो आप पिछली सारणी में से देख सकते हैं। तो जो आयरन को हटा रहा है वो कौन है, बी। तो इसका मतलब धातु बी जो है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है इन चारों धातुओं में से। धातु कौन से, ए बी सी डी। इसके बाद धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो क्या होगा, धातु बी आपको पता है विस्थापन कर देगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, धातु बी क्या करेगा, धातु बी, क्योंकि आपने देखा इसमें लिखा हुआ है विस्थापन, धातु बी कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर का विस्थापन कर देगा। धातु बी कॉपर, चलो मैं इसको दोबारा पूरा लिख के दिखाता हूँ। धातु बी कॉपर सल्फेट, इसमें 2 लिखा है, 2 ही आएगा, कॉपर 2 के विलयन में से कॉपर का विस्थापन कर देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, या देख रोक के पॉज करके देख सकते हैं, कर देगा, और अपना विलयन बना लेगा, अपना लवण बना लेगा और उसका विस्थापन कर देगा। फिर आपके पास इसमें पूछा है धातु ए बी सी डी को घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील आपने पहले ही देखा बी है, उससे कम में कौन आएगा। अब ये देखिए यहाँ विस्थापन कर रहा है, जो 1 नंबर को तो कोई हटा नहीं पाया, इनमें से 2 नंबर वाले को इसने हटा दिया, तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, 3 और 4। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कोई और है जो 2 नंबर वाले को और कोई नहीं हटा पाया, ये सबसे क्रियाशील था। अब 3 नंबर पे आए, पहले को तो कोई हटा ही नहीं सकता है, तो इस चांस हम देखेंगे नहीं। 3 वाले को ए ने हटाया है, तो ए हो गया ज़्यादा क्रियाशील, इनमें कुछ नहीं है। अब आ गया 4 वाला, क्योंकि हमने 2 3 देख लिया, 1 देख लिया, 4 वाले को कौन हटा पा रहा है, सी ने 4 वाले को हटा दिया। और डी जो है वो किसी के साथ क्रिया नहीं कर रहा, किसी को नहीं हटा पा रहा, तो डी सबसे कम रिएक्टिव। तो इसका आंसर आएगा बी, उससे कम ए, उससे कम सी, उससे कम बी। थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अब अगर समझना है तो अब पूरा ही समझाना पड़ेगा। तो आप इसको पार्ट्स में देख लीजिए, वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए समझने के लिए, और अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरह इसको समझ पाएँ। एक बटन होगा उसमें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उसको बटन को दबा लें, उसमें लिखा है सब्सक्राइब। ऐसे जब आप इस चैनल को खोलेंगे तो इसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, ये बटन रेड कलर का ऐसे बना होगा, उसको बटन को दबा दें। और साथ में नीचे बना होगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कहीं लिखा होगा चैनल के नीचे, और एक ऐसे बेल बनी होगी, ऐसे घंटी बनी होगी, वो भी लाल रंग की या किसी भी रंग की हो सकती है। उस घंटी को दबा देंगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आएंगी, जैसे ही वीडियो डलता है तो आपको पता लग जाएगा। फिर आपको ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा
कि कब मैं आपको भेजूँ, जब कब आपके पास आए और आप फिर देखें।